राव खालिद साहब, एक तो ये जो जिक्र किया जा रहा है ईरान का, जिसका नजमुल साकिर साहब ने भी जिक्र किया कि ईरान ने कहा कि रेड लाइन क्रॉस कर ली है, लेकिन ईरान का एक मौक़िफ़ गुज़िश्ता रात तक ये भी रहा है कि हमें घसीटने की कोशिश की जा रही है इस वॉर के अंदर, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि ईरान, क्योंकि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन वो अभी डिले था कि उससे पहले एक और शहादत हो जाती है, तो अब आपको लगता है कि इस सिचुएशन पे हम आ गए हैं या इस पॉइंट पर आ गए हैं कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा अब और उस रिस्पॉन्ड से मामला आगे बढ़ जाएगा? देखिए, जो ओवरऑल सिचुएशन है वो तो नो डाउट बड़ी ख़तरनाक है। उसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो क्या कहते हैं, जाए मानदन ना पाए रफ्तन वाली सूरत हाल जब हो जाती है तो फिर आप कोई ना कोई उसका हल निकालते हैं। और वो किस तरह से निकलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यूएन जनरल असम्बली का इजलास जारी है, तकरीरें हो रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, कंडेमनेशंस हो रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो एक हल, एक यूरोप ने इनिशिएटिव जो लिया था हल का, वो भी नहीं चल रहा। हालांकि नेतन्याहू ने प्राइवेटली कहा कि जी अमेरिका जाने से पहले कि जी हम उस पर गौर कर रहे हैं, और आपने देखा अमेरिका पहुंचा तो उसके बाद क्या हुआ और किस तरह से हुआ। और उसके साथ फिर पेंटागन की आप एक्टिविटी अगर देखें तो 8.5 बिलियन डॉलर के, अभी $3.5 अरब का उन्होंने असले की रिकमेंडेशन की थी और चला भी गया, मेरा ख्याल है $8.5 बिलियन की और उन्होंने कर दिया। तो ये एक जंग का बिज़नेस जो है, मुझे लगता है अमेरिका को भी, क्योंकि अरबों डॉलर के असला देता है, ज़ाहिर है वो वहाँ तो कोई फ्री लंच नहीं होता, तो कोई ना कोई तो वो पैसे पे कर रहा है उनकी कंपनीज़ को, तो इसलिए उनकी भी एक एक्टिविटी चल रही है इसके हवाले से नेतन्याहू के असला फैक्ट्रियों के साथ साथ। अदरवाइज़ तो मुआशी तौर पे जो सूरत हाल है इसराइल की, वो 1 साल क्या 1 महीना ये जंग सस्टेन नहीं कर सकता था अगर उसको अपने सर पे ये लड़नी पड़ती। तो ये सारी जो फोर्सेस जो इसमें प्ले कर रही हैं, क्या वो जंग को हवा देने के लिए कर रही हैं, जंग को ख़त्म करने के लिए कर रही हैं? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमने देखा इसराइल जब भी ये जंग छेड़ता है तो वो अपना बॉर्डर्स वसी कर लेता है, वो मज़ीद एरिया अपने कब्ज़े में ले लेता है और वो उस पर कर लेता है। दूसरा उसका पहलू ये है कि वो कहते हैं कि जी हमें इनहिलिएट करने की कोशिश की जा रही है, हमें सफ़ा हस्ती से यहूदियों को और इसराइल को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो क्या प्रोपोर्शनल जवाब वो दे रहा है? नहीं दे रहा। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तबाह कर दिया। जेनोसाइड का लफ्ज़ आलमी अदालत ने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, बाकी लोग भी इसको जेनोसाइड ही कह रहे हैं। तो वो, और फिर जो लीडरशिप है हमास और हिज़्बुल्लाह की, उनको वो टारगेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी भी आगे मुस्तकबिल जो है या जो उसका फ़ायदा है वो जंग में ही है, इसलिए वो अमन वहाँ पे कायम नहीं होने दे रहा। इसमें होता ही है कि जब ऐसी तहरीकें जन्म लेती हैं, मज़ामती तहरीकें, वो बहुत ज़्यादा जुल्म बर्बरियत का, जब वो किसी तरीके रोक नहीं पाती, या कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है, इलाके की सपोर्ट भी नहीं है, मशरक़ वस्ता जो पूरा मुस्लिम मालिक से भरा पड़ा है, मुझे तो अब उसको मशरक़ वस्ता को मुशरक़ वस्ता कहने में कोई हर्ज नहीं है, वो इंसानियत के हवाले से कोई काम नहीं कर रहे। तो वो अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो ये जहाँ या मर जाओ या मार दो वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये हिज़्बुल्लाह, हमास या इस तरह की और तंजीमें ये ख़त्म नहीं होगी बल्कि और ज़ोर पकड़ेंगी। ईरान का रिस्पॉन्स जो इसके ऊपर ख़ास तौर पर है, अच्छा, एक तो इनकी पहले से ये टारगेट था, हसन नसरुल्लाह साहब जो थे, ये पहले से इनका टारगेट थे। जब अक्टूबर 2023 में जब ये शुरू हुआ सारा ऑफेंसिव, उस वक्त उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया जाए, उस वक्त उन्होंने अपोज किया था। फिर बीच में महीना पहले फिर दोबारा इस पर डिस्कशन हुई इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट में, उसमें फिर इसको रद्द किया गया। अभी इस हफ्ते में जब ये डिसाइड हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या उसकी वजह थी? क्या उस रिस्पांस का उनको था यकीन कि ईरान उस तरह से रिस्पांस नहीं करेगा या कोई और मुल्क रिस्पांस नहीं करेगा, या वो समझते थे कि हमें जंग को फैलाना चाहिए? तो मेरा ख्याल है इसराइल की तो पूरी कोशिश है कि ये जंग फैले और वंस फॉर ऑल वो पूरा फ़लस्तीन का इलाका तबाह बर्बाद करके इर्द गिर्द के मुल्कों को बिल्कुल बेदस्तों पा करके बिठा दे और फिर अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे खेल खेले। लेकिन मेरा ख्याल है ईरान ने पहले भी मैयर रिस्पांस दिया था, अभी भी मुझे लगता है कि वो ऑल आउट नहीं जाएंगे उस रिस्पांस में। वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंट्रोल किस्म का इसका रिस्पांस करेंगे, लेकिन सूरत हाल नो डाउट बहुत खराब है। यानी राव खालिद साहब, आप समझते हैं कि इस्माइल हनिया के बाद जो उन्होंने प्लान किया होगा कि हम जिस तरह रिस्पांस करेंगे, कि ये फरमाइएगा कि ये जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे रही है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ज़्यादा सूट करता है कि एहतजाज की कॉल दी जाए, हुकूमत रस्ते ब्लॉक करे और फिर ये खबरें बने और
उनको एक मौका भी मिल जाए कि वो कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और साथ साथ इमरान खान की रिहाई के लिए यकीनी तौर पर ये कर रहे हैं, तो इस तरह मुमकिन हो पाएगी? देखिए, एक तो हमें पीटीआई तो एहतजाज कर ही रही है, ऐलानात भी कर रही है, जलसा भी कर रही है। लाहौर का जब जलसा हुआ, मैंने कहा था कि लाहौर का जलसे का और कुछ हो ना हो, इससे वो जो मोमेंटम है, वो साल सवा साल बाद जलसा हो रहा था पंजाब के अंदर, तो वो मोमेंटम वापस आ सकता है और ये मामला आगे चल सकते हैं और वो काफ़ी सीरियस मसाइल हो सकते हैं। उससे ज़्यादा अहम मेरा ख्याल डिस्कस करना है हुकूमत का रवैया। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें वो करते हैं और जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, कंटेनर, आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, हज़ारों कंटेनर ला खड़े कर दिए, तो मुझे लग ये रहा है कि सरकार ख़ास तौर पे पंजाब की हुकूमत ने तय कर लिया है कि इस एहतजाज को हमने तहरीक में बदल के छोड़ना है, उससे पहले नहीं रुकना। हमने इसको हर सूरत में तहरीक की तरफ लेके जाएंगे ताकि लोग गुस्से में आते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके रिएक्ट करें और करें। फिर दूसरा इसका माली पहलू है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, शायद बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात ही नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी बिजनेस एक्टिविटी है, कारोबारी एक्टिविटी है, मुआशी एक्टिविटी है। आपको पता है हज़ारों कंटेनर हायर किए जाते हैं, किराए पे लिए जाते हैं, उनकी मूवमेंट, फिर जब आप रिज़र्व फोर्सेस मूव करते हैं तो इतनी गाड़ियाँ नहीं है पुलिस के पास, वो गाड़ियाँ किराए पे ली जाती हैं। फिर आपके आज आंसू गैस के शेल ख़त्म हो गए थे, उसकी डिमांड आएगी, वो नया ख़रीदे जाएंगे। फिर जो प्रोटेक्टिव गियर होते हैं, प्रोटेक्शन गियर होते हैं पुलिस के, वो कहेंगे कि जी और दें। और फिर ये भी हो सकता है कि उसके बाद कहेंगे ये एहतजाज तो बहुत फ्रिक्वेंटली होने शुरू हो गए हैं, तो बंदे कम है, को 10-20 हज़ार बंदे भी और भर्ती कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी कह लें कि एक रोजगार की एक्टिविटी भी होगी, माशी एक्टिविटी। बाकी जहां तक एहतजाज की ये अच्छा, राव साहब एक चीज ऐड कर लूं, ये सारी हमारे टैक्स के पैसे से आ रही हैं जी। एग्जैक्टली वो मैं यही कह रहा हूँ कि कहाँ हम कह रहे हैं जी वो करें, अपना जेब पे काबू रखें, खर्चा कम करें, बचत करें, तो उसकी बजाय हम खर्चे बढ़ाए चले जा रहे हैं। इस किस्म की एक्टिविटी से मज़ीद बढ़ा देते हैं हम। यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं और ऑब्वियसली, और तनख्वाहदार तबका तो सबसे ज़्यादा हिट होता है। 300 अरब रुपए पाकिस्तान के मुलाजमीन ने जमा कराया, तनख्वाहदार तबके ने जमा कराए हैं इनकम टैक्स की सूरत में। बाकियों से आप पूछे तो आपको पता है कुछ भी नहीं जमा कराते वो। जलसा या एहतजाज जो है उसका जो एक अपोजिशन के पास ऑप्शन यही होती है, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करे, सड़कों पे करे, किसी भी इशू के ऊपर, महंगाई है, बाकी मामलात हैं, उसके ऊपर वो करे, उनके बंदे पकड़े हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए करे, इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे। ज़ाहिर है उनका एक हक़ है कि वो ये एहतजाज करें, लेकिन होता ही है कि हुकूमत जिस तरह रद्द-ए-अमल देती है उससे ये कामयाब हो ना हो, मशहूर बहुत हो जाता है ये इवेंट जब भी। अब आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है वीडियो से, आप कवरेज नहीं हो रही उस तरह से, लेकिन सोशल मीडिया वीडियोस पे जो कर रहे हैं उसके ऊपर फिर उस पर जो नैरेटिव बनाया जाता है, फिर उसको मशहूर किया जाता है, फ़लाँ पकड़ा गया, फ़लाँ ने नारा लगा दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, एक उसमें पूरे जज्बात इन्वॉल्व होते हैं और मज़ीद इमोशनल करते हैं इमरान खान के सपोर्टर्स को ये सारी चीज़ें। अब हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो उन विजुअल्स को लेके, उन वीडियोज़ को लेके उस पर क्या नैरेटिव बनाएगी कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है, कोई उसकी दहशतगर्दी या उस तरह का हो, कोई 9 मई जैसा इंसिडेंट हो तो फिर भी बात है। अब तो वो भी नहीं है उस तरह की सूरत हाल कि आप कहें कि जी बहुत बड़ा इन्होंने कोई हमला कर दिया किसी के ऊपर। तो बहुत सीरियस इशू है, पंजाब गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। अगर ये करने देते जलसा, आप मुझे बताएं क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा, वो जलसा 7 बजे की बजाय 10 बजे तक चला जाता, 11 बजे तक चला जाता, लोग इकट्ठे होते, तकरीरें होती, तकरीरों में ऊंच नीच हो जाती, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 जुमले गलत बोले जाते, तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाना था। 7 से 8 घंटे की एक्टिविटी थी, वो ख़त्म हो जानी थी। अब ये सुबह से शुरू हुई है और पता नहीं कब तक जारी रहेगी। अब जो पिंडी में नज़र आ रही है आंख मचोली सारी, तो मैं यही कहता हूँ कि इनका जो रिएक्शन है ना, वो ये बता रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं ये खुद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बेबस हैं। और सरकार मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी शायद साजिश कर रहे हैं कि किसी तरीके उनकी हुकूमत को भी कमज़ोर किया जाए। तो ये इसको तहरीक में बदलने का इनका, आप समझते हैं कि हुकूमत खुद ये मौका दे रही है कि ये तहरीक में कामयाब होते हैं कि नहीं होते? जी राव खालिद साहब, एक तो ये जो नजम साकिब साहब की तवक्को है, आप भी इसी किस्म की तवक्को रखते हैं, और एक ये चीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो चले कह लेते हैं कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है सियासत का,
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लगती हैं। और हमने देखा कि माजी में भी ये देखा कि वो बार बार आई, अगर एक बार उनकी हुकूमत नहीं आई तो अगली दफ़ा उनकी हुकूमत आ गई। तो इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि उनको एक्सट्रीम पर जाना पड़ गया? आपके पहले सवाल का जवाब तो एक मिसरे में है कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो बाकी जो दूसरी सूरत हाल है पीपल्स पार्टी नून की और जो आइनी तरामीम के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, देखिए तजर्बाकारी ना तजर्बाकारी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपकी अप्रोच क्या है, आप क्या किसी असूल की बुनियाद पे अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को, या अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए, इक़्तिदार में रहने के लिए, ताकत के हसूल के लिए कर रहे हैं। तो उससे फ़र्क पड़ता है, बाकी कोई नहीं। अगर ना तजर्बाकार भी हो लेकिन किसी असूल पे खड़ा है वो, तो वो मेरा ख्याल है वो बेहतर शख्स है बजाय इसके कि 100 साल तजर्बाकार जो है वो किसी बेअसूली का शिकार है और अपने ज़ात के लिए। ज़ाहिर है जब आप असूल से हटते हैं तो फिर कोई पर्पज़ आपकी वो नहीं होती जिससे इज्तमाई फ़ायदा हो या मुल्की सूरत हाल बेहतर हो, मुल्की निज़ाम बेहतर हो या ओवरऑल चीज़ें इम्प्रूव हो। घरों में भी यही है, जब एक शख्स अपनी ज़ात के हवाले से सिर्फ बात करता है तो अल्टीमेटली फैमिली का भी नुकसान होता है। लेकिन जब पूरी फैमिली का जो सोचता है वो फिर उसको बड़ा दिल करना पड़ता है और वो फिर सारे लोग भी उससे मुतमिन रहते हैं और सुकून भी रहता है। तो हमारी बेसुकूनी की वजह भी यही है कि हमारे यहाँ असूल पे बात ही नहीं होती, असूल की बात को पसंद भी नहीं किया जाता, बल्कि जो वो नहीं। राव खालिद साहब एक सवाल है, अवामी सा सवाल है। असूल पसंद आते हैं लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तब आते हैं, हुकूमत में आके नहीं होते। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमारी सियासी जमातों को असूल अच्छे लगते हैं। वो असूल नहीं होते, वो असूली मौक़िफ़ होता है और वो कहते हैं कि मेरा असूली मौक़िफ़ ये है कि मेरा कोई असूल नहीं है। तो ये असल में अपोजिशन में हुकूमत में हो एक ही बात है। ये वो कहते हैं मेरा बुनियादी असूल ये है कि मेरा कोई असूल नहीं है। ये सियासत के हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ यही एक चलता है मंत्रा। अच्छा, आइनी तरामीम के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो मैं बात कर दूँ। बाकी तरामीम अपनी जगह पे, लेकिन कल मैंने जिस तरमीम का जिक्र सुना है जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की ज़ुबान से, नए सूबे बनाने की जो उनकी तजवीज़ है, और उन्होंने कहा सियासी जमातों से भी इस बारे में मामला चल रहे हैं, बात हो रही है। मेरा ख्याल है इससे बेहतर आइडिया पाकिस्तान की सियासी लैंडस्केप पे नहीं हो सकता। जितने बड़े बड़े ये 4 सूबाई असम्बलियाँ और फिर ये मरकज़ की हुकूमत और सैनेट, ये एक कह लें कि ताकत के सरचश्मे बन चुके हैं और ये पूरा पावर कंसंट्रेशन हो गई है। इसको हल करने के लिए या तो आप लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें या ये सूबों वाला हल है उसका। ये सबसे अच्छी तजवीज़ है। ये सुबह तरमीम करें, मेरा ख्याल है PTI फौरी तौर पे इस पर आ जाएगी। वो इसको इख्तलाफ नहीं करेगी क्योंकि मुझे पता है वो शुरू से इस बात के कायल है, या लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के हवाले से और सूबे डिवीज़न की सतह के सूबे बनाने के हवाले से। तो ये इस पर अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल वो फैसलाबाद का घंटा घर बने हुए हैं, सारे रास्ते उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन साथ हम 63A का भी देखते हैं कि वो केस आ रहा है। अगर 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर उसके ऑपरेशन को रोक देती है उस फैसले के, तो फौरी तौर पे हुकूमत के पास लोटा बनाने का इख्तियार आ जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट की कर्टसी से। तो वो जाहिर है वो उस तरफ लग जाएंगे। जब वो आ जाएगा तो वो फिर मौलाना फजलुर रहमान की वैल्यू वो नहीं रहेगी। दोनों सूरतों में जो हुकूमत है वो लोटे बनाने पे लग जाएगी, सारी तवानाइयाँ उधर सर्व करेगी, PTI अपने बंदों को बचाने पे लग जाएगी। तो सूरत हाल क्या पैदा होगी? अगर ये तरामीम हो जाती हैं तो मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के साथ मिलकर यकीनन एहतजाजी तहरीक के लिए निकलेंगे, फिर उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता फिर नहीं रह जाएगा। अगर नहीं होती तो हुकूमत के लिए वैसे ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा और बहुत वो कमज़ोर हो जाएंगे। उसका मतलब 25 अक्टूबर को जो हमारी आला अदलिया में तब्दीली होनी है वो हो जाएगी, और उसके बाद जो किया जा रहा है अभी तो प्रिजम्पशन ही है या लोगों का ख्याल है कि उसके बाद इलेक्शन भी खुल सकता है। ठीक है, वो तो खदशात है ना, वो तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ।